आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नमः सात्विकं शिवम् अनादिनिधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। परमादरणीय इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी और यहाँ वक्ता के रूप में उपस्थित अत्यंत महनीय विद्वज्जन प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, दुबे जी, पांडे जी और समस्त जो विद्वज्जन हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 3:45 से प्रतीक्षा करते करते कुछ दूसरी एक मीटिंग में हो गया, तो कई जगह मैं कनेक्ट हुआ, कई जगह डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं हो पाया। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि मेरे लिए कितना समय है ताकि अपनी बात उतने समय में कहूं मैं। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरे लिए जैसा कि आपसे 15 से 20 मिनट तक अपने विचार हैं। मैं 5 मिनट में अपनी बात कहूंगा, जैसा कि मुझे दयानिधि मिश्र जी ने पहले कहा था। 5 बिल्कुल मिनट में अपनी बिल्कुल बात कहूंगा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। मैंने मंगलाचरण में एक महाभारत का एक श्लोक उद्धृत किया, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या जतः सर्वाः प्रवृत्तयः। संसार की समस्त प्रवृत्तियों का आधार वाक है, और इसकी जब उत्पत्ति तो नहीं कह सकते, ब्रह्मा ने सबसे पहले उपस्थित किया तो ये वेदमयी थी। वेद से ही, वेद की रचना से ही हम भाषिक संसार का अनुभव करने लगते हैं। मुझे जो कहने के लिए मिला है वह है रसवाद और भाषिक विमर्श। संस्कृत साहित्य के आज सब सारे मूर्धन्य विद्वान हैं, तो भाषिक विमर्श को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। पहले प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने, द्विवेदी जी ने, उसके बाद प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी ने। इन लोगों की इतने विशिष्ट वक्तव्य के बाद साहित्य में भाषिक विमर्श के लिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी जो यत्ता है, मैं बोलूंगा तो पुनरुक्ति ही होगी। इसलिए उन सारी चीजों से बचते हुए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि साहित्य में रस का अध्ययन प्रायः हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है। भरत मुनि यद्यपि साहित्य शास्त्र के मूल आचार्य माने जाते हैं, प्रथम आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने नाट्य शास्त्र जैसे प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुतः नाट्य था, और नाट्य का मूल उद्देश्य है रस की सृष्टि। तो रस को दृष्टि में रख करके नाट्य की रचना की गई है, इसलिए नाट्यमेव रसः, ऐसा भी अभिनव गुप्त ने नाट्य की व्याख्या करते हुए कहा है। और आप सबने देखा कि काव्य का कोई भी स्वरूप हो, उसमें भाषिक जो संदर्भ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए प्रारंभ से ही आचार्यों ने काव्य को शब्दार्थमय बनाया। शब्दार्थौ सहितो काव्यम, ये काव्य का लक्षण। शब्दार्थौ काव्यम, यहाँ से भामह को ले लें, रुद्रट को ले लें, उसके बाद दंडी को भी लें तो काव्य का लक्षण उन्होंने किया, जो वह भी था, शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। पदावली थी लेकिन इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना थी। और जिनको भी लें वो शब्दार्थ प्रायः काव्य रूप में। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहा। इसलिए शब्द और अर्थ माने भाषा, भाषा को किनारे करके न कोई काव्य बन सकता है, न काव्य की आत्मा का कोई विचार हो सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। भरत मुनि ने, चूंकि उनको नाट्य को दृष्टि में रख करके सारे नियम निर्देशित करने थे, नाट्य शास्त्र नाट्य का नियामक ग्रंथ है, वहां पर नाट्य को, नाट्य के विभिन्न पक्षों को कहते हुए उन्होंने कहा कि नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस सबसे प्रमुख तत्व है। नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, अर्थ का वहां अभिप्राय क्रिया से है। नाट्य की कोई भी क्रिया क्योंकि अभिनयात्मक है तो रस के बिना नहीं हो सकती, इसलिए रस मूल है। उस रस को किस तरह से परिपुष्ट किया जाए, उसके लिए उन्होंने बड़ी सावधानी रखी।
और इस रस पर बहुत बार मैंने आदरणीय पंडित जी को सुना है बोलते हुए। आज उनके संस्मरण में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनका चित्र निरंतर देख रहा हूँ, जब तो लग रहा कि जैसे बोल रहे हों, कुछ कह रहे हों, लेकिन वो बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, सुन अवश्य रहे होंगे आज की जो चर्चा है। तो उनके इस स्मरण में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कह रहा था कि भरत मुनि ने रस के परिपाक के लिए सारे जितने भी तत्व हैं, सारे तत्वों की चर्चा की, उसमें भाषा तत्व की भी चर्चा की। उन्होंने भाषा के लिए एक माने अध्याय की ही रचना की और उसमें अंत में लिखा, एवं भाषा विधानम तु कर्तव्यम नाटकाश्रयम अत्र नोक्तम मया यत्तु लोकात् ग्राह्यम बुधैस्तत्। ये भी कह दिया, अर्थात जो नियम हमने भाषा को लेकर के यहाँ बना दिए हैं उनका तो ग्रहण करना ही चाहिए। यदि कुछ छूट गया है तो उसको लोक से ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए लोक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया, क्योंकि नाट्य ये सार्ववर्णिक था, सबके लिए था। सार्ववर्णिक होने के लिए, सार्वभौमिक होने के लिए, सार्वजनीन होने के लिए भाषा की सरलता अत्यंत आवश्यक थी। इसलिए सरल भाषा होनी चाहिए नाटक की, और उसमें संस्कृत प्राकृत दोनों होना चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है, कहने के लिए संस्कृत नाटक कहा जाता है, लेकिन उसमें 60 से 80% भाषा का प्रयोग जो है प्राकृत का ही होता है। संस्कृत का तो मुख्य जो है नायक वो बोलेगा, या कोई सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण वो बोलेगा, बाकी सारे लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं संस्कृत नाटकों में। आप सोच ले यह ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके भाषा के सौंदर्य को ध्यान में रख करके, लोक से उसको जोड़े रखने के कारण, क्योंकि भाषा जो है संक्रांत करती है अर्थ को, तभी जा करके रस का परिपाक होता है, सहृदय तक पहुंचना चाहिए। अगर भाषा कठिन हो गई, गांव का बच्चा है, गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास नहीं किया है, उनकी बोली जो है प्राकृत है, प्राकृत में जो बात कही जाएगी उसको आसानी से सुन सकेंगे, समझ सकेंगी और रस का अनुभव कर सकेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राकृत को इतने तगड़े से जोड़ा। और जो अलंकार है लिखा, और आगे अलंकारा विरामाश्च जे पाठ्ये संस्कृते स्मृताः ते एव सर्वे कर्तव्या स्त्रीणाम पाठ्येषु संस्कृते। तो विराम का ठीक प्रयोग होना चाहिए, और उस पाठ्य को कैसे सरल सुमधुर बनाना चाहिए। उन्होंने भाषा बहुत बहुत प्रकार की, 4 प्रकार की भाषा बताई, और इसका अत्यंत महत्वपूर्ण उल्लेख करते उन्होंने एक जगह कहा कि वाच यत्नस्तु कर्तव्य काव्य शेषा तनुस्मृता। काव्य में वाचिक अभिनय जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक उसको करना चाहिए, क्योंकि वही शरीर है, उसमें किसी तरह का व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। और भाषा के प्रयोग में उन्होंने कहा, भाषा चतुर्विधा गेया 10 रूपे प्रयोगतः संस्कृतम प्राकृतम चैव यत् पाठ्यम प्रयुज्यते अति भाषार्य भाषा च जाति भाषा तथैव च तथा योन्यंतरी चैव भाषा नाट्य प्रकृतिता। इस तरह से उन्होंने पूरे, चूंकि जो जगत है, संसार है, उसका अनुकरण नाट्य है, इसलिए भरत मुनि ने इसका बहुत ध्यान रखा। और उनके नाट्य में चूंकि नाट्य धर्मी, लोक धर्मी, इस तरह के 2 तरह के नाट्य हैं, तो वहां पर धर्मी 2 तरह की है, वहां पर उन्होंने इसका पूरा ध्यान रखा। अति भाषा तु देवानाम आर्य भाषा तु भूभुजाम संस्कार पाठ संयुक्ता सम्यक न्याय प्रतिष्ठिता द्विविधा जाति भाषा च प्रयोगे समुदाहृता म्लेच्छ शब्दोपचारा च भारतम वर्षमाश्रिता। इस तरह से उन्होंने अथ योन्यंतरी भाषा ग्राम्यारण्य पशुद्भवा नाना विहंगजा चैव नाट्य धर्मी प्रतिष्ठिता। तो उन्होंने अपने इस नाट्य में पशु पक्षी सबको समाहित उनकी भाषा के प्रयोग का भी विधान किया, क्योंकि ये सारी चीजें उस नाट्य के द्वारा जो मूल है नाट्य का रस, उसकी प्रतिष्ठा करनी है, यह हमारी मूल धारणा रही। उसके बाद उस दृष्टि को लेकर के उत्तरवर्ती साहित्य में सारे काव्य शास्त्री, यद्यपि काव्य शास्त्र की 2 धाराएं चली, एक प्रयोग धर्मी रही जिसमें 10 रूपक और अन्य उनके बाद के रचनाकार हुए जो नाट्याश्रित काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र की रचना किए, दूसरे भामा से लेकर के जिन्होंने शुद्ध रूप से जो
हमारा श्रव्य काव्य था उसको लेकर के प्रवर्तित हुए। तो दोनों में हम देखें तो दोनों का मूल मूल जो है रस ही है, आत्मा। यद्यपि भरत मुनि ने आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम कई प्रकरण में देखते हैं कि सबसे प्रमुख तत्व जो है रस ही है। उन्होंने एक जगह लिखा, पुष्पावकीर्णा कर्तव्या काव्येषु रसाबुधैः। पुष्पावकीर्ण अर्थात हम देखते हैं जैसे शेफाली का फूल है या पारिजात का फूल, जब वो झड़ता है, या आम्र मंजरी को ही देख लें, वो जब झड़ती है नीचे पेड़ के नीचे, तो पूरे पृथ्वी को अवकीर्ण कर देती है, आच्छादित कर देती है। उसी तरह से रस पूरे काव्य में आच्छादित होना चाहिए। तो रस जब पूरे काव्य में आच्छादित होगा, उस रस को प्रकट करने की उस तरह की भाषा होनी चाहिए, उसकी सहजता और सरलता होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका बहुत स्पष्टता उन्होंने उल्लेख किया, और उनके कहने का मतलब है जितने भी कठिन शब्दों का प्रयोग है उनसे वर्जित होना चाहिए नाट्यशास्त्र। और आनंदवर्धन ने तो कह दिया कि जो रसभंग के कारण है वो है अनौचित्य। इसलिए उन्होंने कहा कि अनौचित्यादृते नान्यद रसभंगस्य कारणम प्रकृष्टौचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद परा। रसभंग का मूल कारण अनौचित्य है, और अनौचित्य बहुत प्रकार के होंगे। उस अनौचित्य में एक भाषागत अनौचित्य भी है। इसलिए भाषिक जो प्रभाव है उसमें हर तरह के औचित्य, प्रकृष्टौचित्य बंध तो आगे कहा, जो औचित्य बंध है वह वस्तुतः भाषिक विधान ही है, जो रसस्य उपनिषद परा। रस के लिए जैसे ब्रह्म विद्या के लिए उपनिषद है, वैसे रस के लिए वह सिद्धि का सोपान है। इस तरह से हमारे जो है आचार्यों ने रस के परिपाक में भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस तरह अगर हम विचार करें तो सारे काव्य शास्त्री आचार्य, चाहे वो भोज को लें, पहले वो व्याकरण पर बहुत अच्छी बातें बता गए कि शब्द साधुत्व नहीं रहेगा, एक अपशब्द का प्रयोग करते ही कितना बढ़िया काव्य क्यों ना हो, उसके रस कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, रस का परिपाक नहीं होता है, दोष ही दिखाई देने लगता है। इसलिए दोष का भी निरूपण इस दृष्टि से किए गए, रस दोषों में इसका परिगणन किया गया। श्रृंगार प्रकाश माने जहां जहां भी आया वो काव्य लक्षण में काव्य की व्याख्या के बहाने पहले भाषा पर ही विचार करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रस्थान में जो आनंदवर्धन के ध्वनि वेदों का निरूपण है, उसमें पद वाक्य ये सब मूलतः भाषा को ध्यान में रख करके किए गए हैं। संलक्षक क्रम में ये सुप्तिंग वचन संबंधी तथा कारक शक्ति भी वो सब भाषा निरूपण के ही अवयव हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण काव्य शास्त्र की परंपरा में रस के परिपाक के लिए भाषा की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और ये शुरू से ही भाषा को, अगर वाग्यपदीयकार की बात हम कहें तो उन्होंने लिखा, वाग रूपता चेद उत्क्रामे दवबोधस्य शाश्वती न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यौमर्शिनी। तो ये जो वाग रूपता है, जो भाषा है, वस्तुतः काव्य के हर चिंतन में उसके हर मूल तत्व के लिए अत्यंत अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने जो ये अवसर दिया मुझे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे।